दोस्तों, कभी सोचा है पैसा आखिर बनता कैसे है? गवर्नमेंट चाहे जितना प्रिंट कर ले तो फिर सब अमीर क्यों नहीं हो जाते? क्या पैसा सिर्फ एक कागज है या उसके पीछे कोई असली वैल्यू होती है? आइए समझते हैं पैसे की हिस्ट्री, नोट प्रिंटिंग के रूल्स और उसके पीछे छुपी वो इकोनॉमिक साइंस जिससे दुनिया चलती है। कहानी शुरू होती है बार्टर सिस्टम से। सबसे पहले जब दुनिया में पैसा नहीं था, लोग सीधा गुड्स एक्सचेंज करते थे। एक किसान अनाज देता और बदले में मिट्टी के बर्तन ले लेता। इससे कहते थे बार्टर सिस्टम। सिंपल लगता है, पर प्रॉब्लम ये थी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। मुझे दूध चाहिए पर दूध वाले को कपड़े नहीं चाहिए। डील खत्म। फिर आया कमोडिटी मनी। फिर लोगों ने सोचा कुछ ऐसा यूज करें जिसे सब वैल्यू दे। तो कुछ जगह गोल्ड, कुछ जगह सिल्वर और कुछ जगह तो काउरी शेल्स तक पैसे बने। इंडिया में भी प्राचीन समय में काउरी और मेटल कॉइन्स यूज होते थे। उनके पीछे असली वैल्यू होती थी। कॉइन सिस्टम, ट्रस्ट की शुरुआत 600 बीसीई में टर्की के लीदिया रीजन में सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉइन बनाया। इंडिया के महाजनपद 7th सेंचुरी बीसी में उन्होंने भी अपने सिल्वर कॉइन्स निकाले, पंच मार्क्ड कॉइन्स। यहां से एक कॉन्सेप्ट आया, ट्रस्ट इन अथॉरिटी, क्योंकि सरकार का स्टैंप था। लोगों ने माना यही असली है। फिर आई एक बड़ी रिवॉल्यूशन, चाइना के सोंग डायनेस्टी के टाइम, जिनका रूल 960 से 1269 एडी तक था। बड़े व्यापारी गोल्ड ले जाना रिस्की समझते थे, तो उन्होंने लिखित रिसिप्ट्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वही पेपर नोट्स बन गए। यूरोप ने ये सिस्टम 1600s में अडॉप्ट किया और फिर बैंक इशूड नोट्स आने लग गए। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा, अब डॉलर का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं। बस उस दिन से दुनिया का पैसा सिर्फ एक चीज पर चल रहा है, ट्रस्ट। ट्रस्ट की गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं होगी और आरबीआई या फेडरल रिजर्व अपना नोट ऑनर करेगी। 1800s तक दुनिया ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, जितना गोल्ड उतना रिजर्व और उतना ही पैसा प्रिंट होगा। $1 इज इक्वल टू उतना गोल्ड। स्टेबल था, लेकिन प्रॉब्लम भी थी। वॉर के टाइम कंट्रीज को ज्यादा पैसा चाहिए होता था, तब उन्होंने गोल्ड से लिंक तोड़ दिया और शुरू हुआ फियाट मनी एरा। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, 1971 का साल। उससे पहले तक हर देश अपने करेंसी के पीछे गोल्ड रिजर्व रखता था। मतलब नोट की वैल्यू इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंक थी, क्योंकि हर करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड पर बेस्ड थी। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो थ्योरेटिकली आप उसके बदले आरबीआई से गोल्ड ले सकते थे। वहां भी लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। पर उस प्रॉमिस का मतलब था आरबीआई के पास उतना गोल्ड रिजर्व है जितना पैसा सर्कुलेशन में। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया, अब डॉलर का गोल्ड से कोई रिश्ता नहीं होगा। मतलब ऑफिशियली यूएस अबेंडेंड द ब्रिटेन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड। इसे निक्सन शॉक भी बोला गया और उस दिन से दुनिया ने एक नया फेज एंटर किया, फियाट मनी सिस्टम। देखो, इंडिया का फियाट मनी सिस्टम एक दिन में नहीं आया था। ये प्रोसेस एक्चुअली 1940 से ही स्टार्ट हो गया था, जब रुपी नोट को ऑफिशियली कोन के बराबर माना गया। मतलब गवर्नमेंट ने कहा ये पेपर ही हमारा पैसा है। उस टाइम तक हम धीरे धीरे कॉमोडिटी बैक्ड करेंसी जैसे गोल्ड या सिल्वर से लिंक्ड पैसे उससे निकल रहे थे। लेकिन ग्लोबली भी वर्ल्ड एक ट्रांजिशन मोड में था और इस सिस्टम को ऑफिशियली एडॉप्ट किया 1971 के बाद, जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गए। वही मूवमेंट था जब इंडिया ने भी फुल्ली फियाट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। अब पैसा किसी मेटल के भरोसे नहीं, बल्कि आरबीआई और गवर्नमेंट के भरोसे चलने लगा। फियाट का मतलब होता है बाय डिक्री, यानी पैसे की वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है इसकी वैल्यू है। इसीलिए नोट पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ, जितने भी 10, 50, 100, 200 या 500। इसका मतलब क्या है? ये लाइन एक लीगल एश्योरेंस है कि आरबीआई आपको उस वैल्यू के बराबर पैसे देगा, नॉट इन गोल्ड बट इन वैल्यू टर्म्स। यानी अगर आपके पास 500 का नोट है तो वो नोट एक प्रॉमिस है कि आरबीआई आपको 500 रुपए के गुड्स या सर्विसेज मिलने लायक वैल्यू देने का जिम्मेदार है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 100 के नोट पर तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी।
अब यहां आता है एक असली सवाल, नोट प्रिंट करने का बेस क्या है? देखो, आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। हर नोट के पीछे कुछ बेस फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक आउटपुट सबसे पहला फैक्टर, जितना देश प्रोड्यूस करे उतना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए। ज्यादा पैसा इज इक्वल टू महंगाई, इन्फ्लेशन। कम पैसा इज इक्वल टू मंदी, डिफ्लेशन या रिसेशन। सेकंड, इन्फ्लेशन टारगेट। आरबीआई का टारगेट होता है 4%, प्लस या माइनस में 2%, मतलब अपर टॉलरेंस लिमिट 6% तक और लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% तक। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो पैसा कम प्रिंट होता है, गिर रहा है तो ज्यादा लिक्विडिटी डाली जाती है। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट भी यहां यूज होता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2020 ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स हो गई थी, डिमांड गिरने लगी, लोग घरों में बंद थे, इन्फ्लेशन 4% के आसपास था, अंडर कंट्रोल था, लेकिन फिर भी आरबीआई ने रेपो रेट 5.15% से घटाकर 4% कर दी और इकोनॉमी में लिक्विडिटी डालने के लिए 8 से 10 लाख करोड़ तक के स्टिमुलस मेजर्स दिए गए, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय बैक करना एक्सेट्रा। 2022-23 यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए। इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन 7.8% तक पहुंच गया, अबव टॉलरेंट बॉन्ड। आरबीआई ने रिवर्स एक्शन लिया और रेपो रेट बढ़ा दिया 4% से 6.5%। इसका मतलब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए यह मेजर लिया गया। प्रिंटिंग और क्रेडिट सप्लाई दोनों कंट्रोल में रखे गए ताकि महंगाई थमी रहे। जब प्राइसेस ज्यादा बढ़ने लगे तो आरबीआई ने नोट प्रिंटिंग स्लो कर दी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ताकि मार्केट में पैसा कम घूमे और डिमांड कंट्रोल हो। थर्ड, फॉरेन रिजर्व्स। जब आरबीआई डॉलर खरीदता है वो रुपी प्रिंट करता है उसके बदले, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े तो रुपी सप्लाई भी बढ़ती है। फोर्थ, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। जब सरकार आरबीआई से बॉन्ड के बदले लोन लेती है वो भी टेक्निकली पैसा प्रिंटिंग ही है, पर एक लिमिट तक ही, वरना जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसा हाल होता है जहां लोगों के पास ट्रिलियन डॉलर नोट तो थे पर एक ब्रेड भी नहीं मिलती थी। जैसे इंडिया में आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करता है, वैसे ही यूएस फेड रिजर्व एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों देख के प्रिंट करता है। जापान डिफ्लेशन से लड़ने के लिए सालों से पैसा इंजेक्ट कर रहा है, हालांकि अभी तो जापान में इन्फ्लेशन है पर यह देखना है कि कब तक सस्टेन कर पाता है। चाइना अपनी करेंसी कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, और यूरोप के लिए ईसीबी हर कंट्री के लिए बैलेंस मेंटेन करता है। फ्यूचर डिजिटल पैसे का जमाना होने वाला है दोस्तों। पैसा अब सिर्फ कागज नहीं रहा, कोड बन रहा है। यह है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब देश का अपना डिजिटल पैसा जो आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक इशू करती है, ना कि कोई प्राइवेट क्रिप्टो। 1 डिजिटल रुपी इज इक्वल टू 1 फिजिकल रुपी। आज दुनिया के 130 प्लस देश जो मिलके 98% जीडीपी बनाते हैं सीबीडीसी पे काम कर रहे हैं, और 2025 को माना जा रहा है द डिफाइनिंग ईयर ऑफ डिजिटल करेंसी। इंडिया ने भी शुरुआत कर दी है। ई रूपी डब्ल्यू मतलब होलसेल फॉर बैंक्स और ई रूपी आर मतलब रिटेल आम जनता के लिए एक पायलट फेज में चल रहा है। गोल है पैसा हो ट्रेसेबल, सिक्योर और ऑफलाइन भी यूजेबल। ये सिस्टम ला सकता है फास्टर ट्रांजैक्शन, कम कैश डिपेंडेंसी जो कि अभी भी काफी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन चैलेंज भी क्लियर है, प्राइवेसी कंट्रोल, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी एंड डिजिटल फ्रॉड्स। तो हाँ, फ्यूचर डिजिटल है, यानी यही है मनी का फ्यूचर, सिक्योर, फास्ट, ट्रेसेबल और स्मार्ट। देखो दोस्तों, पैसा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन टूल नहीं था, ये हमारी सोच, हमारी वैल्यू और हमारे सिस्टम का दर्पण है। काउरी शेल से लेकर सिल्वर कॉइन्स तक और फिर आई प्रॉमिस टू पे द बियरर लिखे नोट तक, पैसा हमेशा एक चीज पे चल रहा था, ट्रस्ट। आज जब हम डिजिटल रुपी और सीबीडीसी के दौर में जा रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब पैसा गोल्ड से नहीं, कोड से जुड़ गया है। टेक्नोलॉजी ने कन्वीनियंस तो दी है, लेकिन क्या इसने फ्रीडम भी दी है? जब हर पैसा ट्रेसेबल होगा तो क्या हर इंसान अकाउंटेबल या मॉनिटर्ड बन जाएगा? हो सकता है यही इवोल्यूशन हमारी सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन हो, पर हर रिवॉल्यूशन के पीछे एक रिस्क छुपा होता है। हु कंट्रोल्स द कोड कंट्रोल्स द
वर्ल्ड। तो अगली बार जब आप अपने वॉलेट में नोट देखो या फोन स्क्रीन पे रुपी फ्लैश हो, याद रखना पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये दुनिया का सबसे साइलेंट पावर गेम है और शायद मनी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ये था मेरे यानी नीरज के साथ आज का क्रक्स। आप देख रहे थे क्रक्स विद नीरज। मिलते हैं अगले क्रक्स में। जय हिंद।